हेलो एवरीवन, दिस इज यश चौहान एंड आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम जो कि है डिसीजन ट्री। चलिए देखते हैं डिसीजन ट्री क्या होता है और बाद में हम इसे कोड भी करेंगे। सबसे पहले मैं आप तुमको बताना चाहूँगा मशीन लर्निंग के सुपरवाइज लर्निंग के बारे में। तो सुपरवाइज लर्निंग होता है जिसमें डेटा और लेबल दोनों एक साथ दिया जाता है। उसी सुपरवाइज लर्निंग के दो तरह के एल्गोरिदम्स होते हैं। एक होता है रिग्रेशन, दूसरा होता है क्लासिफिकेशन। जो हमारा डिसीजन ट्री है वो क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। यूँ तो क्लासिफिकेशन में बहुत सारे ही एल्गोरिदम हैं, पर आज हम डिसीजन ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। डिसीजन ट्री हमें इस्तेमाल में आता है जब हम किसी चीज़ को क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सो डिसीजन ट्री का काम हमारे लिए क्लासेस में डिवाइड करना होता है हमारे डेटा सेट को। आइए डिसीजन ट्री को और अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए। मान लीजिए एग्जाम्पल में हम एक एजेंसी है जो कि लोन बांटती है। अब लोन दो तरह के लोगों को मिलता है, या तो वो हमारे एम्प्लॉय होते हैं या तो वो नॉर्मल पर्सन होते हैं। सो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन लिखा हुआ है। तो ये चीज़ हमारी रूट नोड है। जहाँ से भी डिसीजन ट्री स्टार्ट होता है तो उसे रूट नोड कहते हैं। रूट नोड एक डिसीजन नोड भी होता है। डिसीजन नोड क्या होता है? जहाँ से हमारी और ब्रांचेस निकलती है। जैसे कि मान लीजिए ये ब्रांचेस निकल रही है हमारी, तो इसे डिसीजन नोड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन होता है, टेस्टिंग होती है चीज़ों की, और वहाँ से दो भाग में चीज़ें या कई भाग में चीज़ें बांटते हैं। अब पर्सन में हमने देखा या तो नॉर्मल पर्सन हो सकता है या तो एम्प्लॉय हो सकता है। अब नॉर्मल पर्सन के लिए यहाँ हम दूसरे एक और कैटेगरी बनाएंगे, और ये रहा हमारा दूसरा डिसीजन नोड। इस नोड में हम क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे लोगों को बांट रहे हैं। क्रेडिट क्रेडिट स्कोर या तो हाई हो सकता है या तो लो हो सकता है। अब लो वाले को हम लोन नहीं देना चाहते हैं और हाई वाले को हम देना चाहते हैं। तो इस तरह एक पर्सन से हमने दो चीज़ें डिवाइड की, फिर क्रेडिट स्कोर से हमने दो चीज़ें डिवाइड की, और ये क्लासेस में बदल गए। यस और नो, दो क्लासेस के लोग हमें मिल गए। सिमिलर टाइप हम देख सकते हैं एम्प्लॉय में भी इनकम देखा जा रहा है। तो ये हमारा एक डिसीजन नोड है, क्योंकि यहाँ से भी ब्रांचेस निकल रहे हैं। अब इनकम या तो लो हो सकती है या तो हाई हो सकती है। तो हाई वाले को हम लोन दे रहे हैं, लो वाले को हम लोन नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी यस और नो में क्लासेस डिवाइड हो गए हैं। डिसीजन ट्री का काम होता है अब हमारे जो भी डाटा सेट है उसे क्लासेस में डिवाइड कर देना। अब ये जो लास्ट वाली नोड होती है इसे हम कहते हैं लीफ नोड, क्योंकि यहाँ से कोई भी डिसीजन नहीं होता और ये हमारी लास्ट नोड होती है। इसलिए जैसे हम पेड़ को देखते हैं तो वो रूट से शुरू होके लीफ पे एंड होता है, सबसे ऊपर लीफ होती है। वैसे ही यहाँ पे लीफ पे चीज़ें एंड हो जाती है और हमें अपने क्लासेस के हिसाब से डाटा स्प्लिट हो जाता है, माफ़ करिएगा, डेटा। अब हमने देख लिया कि डिसीजन ट्री क्या होता है। अब हम देखेंगे कि डिसीजन ट्री कैसे बनाते हैं। किसी भी डिसीजन ट्री को बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रूट नोड से। अब रूट नोड कैसे बनता है? डिसीजन ट्री के सारे ही डिसीजन नोड्स को बनाने के लिए ये रहा डिसीजन नोड, ये रहा डिसीजन नोड, इनकम, ठीक है। इन सबको बनाने के लिए हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहला है एंट्रोपी और दूसरा इंफॉर्मेशन गेन। अब इन्हें इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है पहले ये देखते हैं। हमें रूट नोड डिसाइड करना है। तो रूट नोड डिसाइड करने के लिए मान लीजिए ये हमारे पास एक डेटा सेट है। डेटा सेट में फीचर्स भी है, वेदर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड, और हम डिसीजन ले रहे हैं कि हमें फुटबॉल खेलना है कि नहीं खेलना है। अब रूट नोड निकालने के लिए सबसे पहले हम इन फीचर्स का आईसी निकालते हैं, और जिसका आईसी आईसी सॉरी आईजी निकालते हैं, और जिसका इंफॉर्मेशन गेन यानी कि आईजी सबसे ज़्यादा हो उसको हम रूट नोड बना देते हैं। तो आईजी निकालेंगे कैसे?
अब यहाँ आ जाते हैं। आईजी निकालने के लिए हमें सबसे पहले एंट्रोपी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आईजी का फॉर्मूला क्या है? E of total data set minus sum of E of every term in particular feature। यानी कि हमें पूरे डाटा सेट की पहले एंट्रोपी निकालनी है, ठीक है, और उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है उसके एक एक जो टर्म्स है, जैसे यहाँ सनी, क्लाउडी, रेनी, हमें इनकी इंडिविजुअल इंडिविजुअल एंट्रोपी भी निकालनी है और उनके सम करना है। जैसे सनी का एंट्रोपी निकालना है, क्लाउडी का एंट्रोपी निकालना है और रेन का एंट्रोपी निकालना है, उनका सम करना है और वेदर के जो टोटल एंट्रोपी निकली थी उससे माइनस कर देना है। तो ऐसे हमारा इंफॉर्मेशन गेन निकल जाता है। तो हम रिपीट करेंगे ये वेदर के लिए, टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए, विंड के लिए, सबका आईसी निकल जाएगा वैसे ही। अब एंट्रोपी कैसे निकालेंगे? एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी से निकलेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। सबसे पहले हम टोटल डाटा सेट के प्रोबेबिलिटी निकालना है, हमें वेदर का टोटल का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो टोटल यस बाय टोटल नंबर ऑफ डिसीजंस या टोटल नो बाय टोटल नंबर ऑफ डिसीजंस, ऐसे करके हम प्रोबेबिलिटीज निकाल देंगे। प्रोबेबिलिटीज को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो कि है माइनस ब्रैकेट में प्रोबेबिलिटी ऑफ यस log probability of yes in addition with probability of no into log probability of no। इस फॉर्मूले से हम सभी का एंट्रोपी निकाल लेंगे और एंट्रोपी ईच टर्म्स का निकाल लेंगे, जैसे सनी, क्लाउडी, रेनी, सबका निकाल लेंगे और आईजी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे और सबका आईजी भी निकाल लेंगे। और जब जिसका सबसे ज्यादा आईजी होगा वो बन जाएगा रूट नोड। अब आईजी अब हमारा ये तो आ गया, ठीक है। अब हम आईजी में मान लीजिए सबसे ज्यादा आया वेदर का मान लीजिए आईजी सबसे ज्यादा आ गया, उसे रूट नोड कंसीडर कर देंगे। अब वेदर में क्या है देखेंगे, सनी, क्लाउडी और रेनी है, तीन चीज है। तो मतलब यहाँ पार्टीशन क्या होगा, सनी, क्लाउडी और रेनी, ठीक है। अब उसको फर्दर दूसरा डिसीजन नोड भी तो लाना पड़ेगा। अब हम उसे कैसे निकालेंगे? तो हम सनी वाले डाटा सेट्स को अलग कर देंगे, क्लाउडी वाले डाटा सेट्स को अलग कर देंगे, रेनी वाले डेटा सेट्स को अलग कर देंगे, कुछ इस प्रकार से। जैसे देखिए कि पूरा सनी हमने एक ही जगह कर दिया है, तो ऐसा करेंगे। और फिर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड का सनी के रिस्पेक्ट में आईजी निकालेंगे, सेम फॉर्मूले में पुट करेंगे और आईजी निकालेंगे। जिसका भी आईजी ज्यादा बड़ा होगा वो यहाँ पे डिसीजन नोड इसके बाद वाला बन जाएगा, ठीक है। जैसे सनी है, यहाँ पे नॉर्मल पर्सन की जगह सनी लिखा हुआ है और जिसका भी ज्यादा आईजी आया वो रूट नोड बन जाएगा। ऐसे ही करते करते लास्ट पॉइंट पे ये भी यस नो पे क्लासिफाई होने लगेगा और ऐसे ही हम एक डिसीजन ट्री बनाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसे कोड कैसे करते हैं, इसका सिंपल एग्जांपल देखेंगे और उसे कोड करेंगे। अब हम देखने वाले हैं पाइथन में डिसीजन ट्री को कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है और हम उसे कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले मैं कोड लिखूंगा और फिर आप लोगों को कोड समझाऊंगा।
अब हमारा कोड लिखा चुका है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा लाइन बाय लाइन ये कोड लिखना कैसे है और इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हमें कोई भी कोड बनाने से पहले उसमें चीज़ें इकट्ठा कर लेनी चाहिए। मतलब जो भी लाइब्रेरीज़ हमें यूज़ होने वाली है, हम पहले उन्हें बुला लेते हैं। सो बेसिक कैलकुलेशन के लिए हमारे पास numpy लाइब्रेरी है, उसे हमने बुला लिया। फिर हमने डाटा सेट भी बुलाया है। डाटा सेट को प्लॉट करने के लिए या फिर डाटा फ्रेम करने के लिए हमें पांडास यूज़ होते हैं, हमने पांडास को बनाया है। अब हम मॉडल बना रहे हैं, तो उसमें डाटा सेट तो लगेगा ही। तो डेटा सेट हमने मंगाया है sklearn से, और वो आइरिस का डेटा सेट है। आइरिस यानी कि सेपल पेटल का लेंथ हम बताते हैं और उससे हमें वो फ्लावर का नाम देता है। फिर हमने अपना एल्गोरिदम मंगा लिया है, जो कि है डिसीजन ट्री क्लासिफायर, जो कि था ट्री में स्टोर्ड। ठीक है। फिर हम sklearn से मंगाए है मॉडल सिलेक्शन। अब ये क्या है कि हमारे पास डेटा सेट है, डेटा सेट को हम ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा में अलग अलग करते हैं। उनको अलग अलग करने के लिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ज़रूरी होता है। अब हम स्केलर से प्री प्रोसेसिंग के लिए मिन मैक्स स्केलर मंगाए हैं। मतलब हमारे पास डेटा सेट है, लेकिन उसे प्रोसेस भी तो करना है, तो मिन मैक्स स्केलर उसके लिए यूज़ होता है। मिन मैक्स स्केलर का बेसिकली ये कहना है कि वो सारे ही डेटा सेट के वैल्यूज़ को 0 से लेके 1 तक के बीच में ला देता है। ये हेल्प तब हमें करता है जब हमारा डेटा सेट का जो रेंज है वो बहुत ही वास्ट है। यानी कुछ डेटा सेट है जो 1, 2, 3 ऐसे हैं, और कुछ डेटा सेट है जो 900, 800 ऐसे हैं। तो ये बहुत ही वास्ट रेंज हो जाता है। इसलिए इसे सॉल्व करने के लिए हम मिन मैक्स स्केलर का यूज़ करते हैं। फिर हमने मंगाया है मैट्रिक्स से एक्यूरेसी स्कोर एंड कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, जो कि यूज़ होता है हमें हमारे मॉडल के प्रिडिक्शन को टेस्ट करने के लिए। तो लास्ट में हम टेस्ट करने भी वाले हैं इसे। फिर लाइब्रेरीज़ के बाद हम डेटा तो है हमारे पास, लेकिन डेटा को हम फ्रेम कर देते हैं ताकि उसपे मॉडल का यूज़ हो पाए। तो डेटा फ्रेम करने के लिए हमने लोड आइरिस को, जो कि हमारा डेटा सेट है, उसे आइरिस में डाल दिया है, और फिर पीडी की मदद से डेटा फ्रेम किया है आइरिस का डेटा, और उसके कॉलम्स का भी नाम हमने हमारे डीएफ में डाल दिया है, जो कि हम कर पाए हैं कॉलम्स इज इक्वल टू आइरिस, जो कि हमारा डेटा सेट है, और उसके फीचर नेम मतलब जैसे इस डेटा में सेपल पेटल हम लोग जो दे रहे हैं वो है फीचर्स नेम। ठीक है। एक्स क्या है, हमारा डेटा सेट है, तो हमने एक्स वेरिएबल में हमारा डेटा सेट को स्टोर कर दिया है, और वाई में टारगेट को स्टोर कर दिया है, जो कि प्रिडिक्शन जो कि हमारे प्रिडिक्शन में हेल्प करेगा। अब मिन मैक्स स्केलर मैंने आपको बताया कि डेटा प्री प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। तो डेटा प्री प्रोसेस के लिए हमने मिन मैक्स स्केलर यूज़ किया है, उसको हमें प्रोसेस के अंदर डाल दिया है। अब प्रोसेस में फिट कर दिया है हमने एक्स को, प्रोसेस ट्रांसफॉर्म एक्स, मतलब मिन मैक्स स्केलर का यहाँ पे उसकी मदद से ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है एक्स को, और उसमें एक्स को फिट किया गया है, और इन सबको हमने स्टोर कर दिया है एक्स ट्रांसफॉर्म में। तो जो एक्स था अब वो एक्स ट्रांसफॉर्म हो चुका है डेटा प्री-प्रोसेस होने के बाद। अब हम जो हमारा डेटा है उसे स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के लिए हम लिखते हैं डेट एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। ये जो भी वेरिएबल है हम उसे उसमें बाँट दे रहे हैं। तो एक्स का ट्रेनिंग डेटा अलग हो गया, टेस्टिंग डेटा अलग हो गया। वाई में ट्रेनिंग डेटा अलग है, टेस्टिंग डेटा अलग है। मतलब एक्स जो कि डाटा सेट है, डाटा सेट को हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, और हमने जो टारगेट था हमारा उसे भी 2 भाग में डिवाइड कर दिया। और ये ऐसे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मँगाए, और एक्स ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमें एक्स प्री प्रोसेस होने के बाद वाला देना है, इसलिए हमने एक्स ट्रांसफॉर्म जो कि यहाँ पे था उसे लाके यहाँ पे डाल दिया, और वाई दे दिया है। और टेस्ट साइज़ का मतलब होता है कि हम टेस्टिंग डेटा और ट्रेनिंग डेटा में कितने-कितने साइज़ का अंतर रख रहे हैं। जैसे यहाँ 0.2 है, तो मतलब 20% टेस्टिंग डेटा है और 80% हमारा ट्रेनिंग डेटा है। रैंडम स्टेट बेसिकली पैटर्न को बताता है, ताकि ये इसलिए यूज़ होता है ताकि मैं जो कोड चला रहा हूँ अपने डिवाइस में, और आप जब कोड चला रहे हैं अपने डिवाइस में, तो सेम ही आंसर आए, वरना आंसर अलग-अलग आ सकता है। तो इसलिए रैंडम स्टेट यूज़ करते हैं। अब हमने डेटा को स्प्लिट कर दिया है, अब मॉडल को देंगे। तो डिसीजन ट्री क्लासिफायर मॉडल को हमने
मॉडल नाम के वेरिएबल ने स्टोर कर दिया है और मॉडल में अब हम फिट करने वाले हैं इसे एक्स ट्रेन को, जो एक्स का ट्रेनिंग डाटा था, ठीक है, और वाई ट्रेन को, मतलब टारगेट का ट्रेनिंग डाटा, ठीक है। फिर वाई प्रिडिक्शन नाम के एक वेरिएबल में ये वाई प्रिड लिखा हुआ है, इसमें हम क्या दे रहे हैं, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट। अब हम मॉडल को बोल रहे हैं कि भाई ये लो एक्स का टेस्टिंग वाला डेटा जो हमने बचा के रखा था उसे हम दे दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्रिडिक्शन करो, और उस प्रिडिक्शन को स्टोर कर दे रहे हैं वाई प्रिड में, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे मॉडल ने कैसा प्रिडिक्शन किया है, ठीक है। तो ये हम दो चीज़ों से चेक करने वाले हैं, एक्यूरेसी स्कोर और कंफ्यूजन मैट्रिक्स से चेक करने वाले हैं। तो एक्यूरेसी स्कोर हमने दिया, उसमें वाई टेस्ट जो कि हम सारा अगेन दूसरा डाटा जो बचा हुआ था, अब एक्यूरेसी स्कोर जानने के लिए किसी से कंपेयर तो करना पड़ेगा ना, इसलिए वाई टेस्ट दे दी है और वाई प्रिड जिसमें हमारा मॉडल का प्रिडिक्शन था तो वो दे दी है और प्रिंट कर दिए है। तो प्रिंट करने पे हमारा 1 आ रहा है इसका एक्यूरेसी, ठीक है। इसको हम कर देते हैं इंटू 100, ओके। ये यहाँ 100% आ रहा है, आई थिंक कुछ तो हुआ है, लेकिन ये ठीक है, 100% आ रहा है हमारा जो प्रिडिक्शन है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स में देख ले रहे हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स कुछ ऐसे बन रहा है। सो ये था हमारा कोड, और हमारा डिसीजन ट्री टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। मेरे ब्लॉग का भी मैंने लिंक इसमें अटैच किया है, प्लीज़ अगर आपको इस टॉपिक के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें जाननी है तो उसे चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू।